51% का जो वोट शेयर है पिछले चुनाव का, 51% के वोट शेयर के साथ एनडीए 41 सीटों पर काबिज हुआ था और रैलियां दनादन हो ही रही हैं। तो ऐसे में इसे कॉम्पीट कर पाना उस इंडिया गठबंधन के लिए कितना चैलेंजिंग है जिसमें कांग्रेस जैसी पार्टी मात्र 1 सीट पर है, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस की, और एनसीपी की मात्र 4 सीटें थी। कांग्रेस को तो वो एक बड़े मुश्किल में आई थी। हाँ। पिछले तो 2 बार 0 रहे हैं, 0-0-1 ऐसी स्थिति आई है। तो कांग्रेस की स्थिति तो लगभग 0 से कांग्रेस को शुरू करना पड़ेगा। 1 सीट जो आई थी वो उनका भी निधन हो गया, उनकी पत्नी विधवा इस समय लड़ रही हैं चंद्रपुर सीट से। ये जो संदीप ने जो जिक्र किया, मैं उसको फिर वापस दोहराना चाहता हूँ। इतनी सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठा हो गई और कौन किसके साथ है ये हमारे लिए भी कई बार मुश्किल हो जाता है जानना बूझना कि ये आज यहाँ है कल वहां है, सवेरे 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 यहाँ टिकट मांग रहा है और शाम को उधर जाके कैंडिडेट है। ये जो बड़ा ही तो मतदाता की क्या स्थिति हो जाएगी, हम पत्रकारों की जब ये स्थिति हो रही है कि ये रोज दोनों तरफ से घालमेल हो रही है। इसका खींच लिया, टिकट बना दिया, उसको टिकट दे दिया। जैसे आपको बताऊं, एनसीपी ने शरद पवार ने अजित पवार से एक कैंडिडेट खींचा और उसको उठा के अपना कैंडिडेट बना दिया। ये अहमदनगर की सीट पर है ना, जो एक तरह से विखे पाटिल परिवार का एक तरह से गढ़ माना जाता है, 3 पीढ़ियों का। वो इस समय विखे पाटिल सारे पार्टियों में रह चुके हैं, इस समय बीजेपी में। तो वो एक मामूली आदमी को लड़ा दिया है, ला करके वहां से एक एमएलए को लाके लड़ा दिया है और वो अच्छा लड़ाई लड़ रहा है। इसी तरह एक सोलापुर सीट है जहां मोहिते पाटिल वंश इसी तरह काबिज था, वो टिकट मांग रहा था, उनको पिछली बार तो दिया नहीं गया था, वो बीजेपी में रहे, 5 साल इंतजार किया, इस बार फिर टिकट नहीं मिला तो वापस वो एनसीपी में फिर लौट आए। वो परिवार फिर आ गया और परिवार का आदमी, अगले पीढ़ी का आदमी फिर टिकट पर है और वो फिर लड़ाई में दिखाई दे रहा है। तो ये सारे ये जो गणित है ना, ये अलग तरह के गणित काम कर रहे हैं। ये जलेबी हो गई है यहाँ पे महाराष्ट्र। लेकिन अनुराग में 48 सीटें हैं, सेकंड लार्जेस्ट। खिचड़ी जलेबी इमरती, फिर बहुत सारे नाम और निकलेंगे। लेकिन ये जो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की, अनुराग जी, और सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र, 48 सीटों में वो सीटें अगर मैं पूछूं आपसे जहां मुश्किल है एनडीए गठबंधन के लिए, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र की लगभग सभी सीटों पर लड़ाई चल रही है इस समय। इंडिया गठबंधन, कुछ ऐसी सीटें 2-4-5 सीटें छोड़ दीजिए, उनको छोड़ करके महाराष्ट्र में हर जगह लड़ाई हो रही है इस समय। बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है। बारामती में किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? मार्जिन भी बढ़, बारामती में शरद पवार लड़ रहे हैं अपने जो उनके दशकों पुराने दुश्मन थे, उनके घरों में जिन पे 40 साल शरद पवार नहीं गए, जिनके द्वार खटखटा रहे हैं। ये स्थिति है। वही हालत अजित पवार की है, जो वो अजित पवार शरद पवार की तरफ से उनको गरियाते रहे हैं उन लोगों को। तो कोई ऐसा तो एक दुश्मन नीचे, एक बारामती का गणित ऐसा है कि ऊपर तो लोकसभा में शरद पवार चुन के आते हैं, नीचे विधानसभा में उनके जानी दुश्मन हैं, है ना, वो जानी दुश्मन लोग नीचे विधानसभा चुन के आते रहे हैं। नहीं, मतलब ये लोकसभा और विधानसभा का फर्क रहा है। लेकिन शरद पवार जो दरवाजे जा रहे हैं, अलग गणित है। वो फायदा मिलेगा सुप्रिया सुले को जी, वो दिख रहा है फायदा मिलता हुआ। बिल्कुल, उसमें से एक वो उसमें से एक परिवार ने तो कह दिया साफ साफ पब्लिकली कि भैया हम तो अजित पवार जी के साथ हो लिए हैं, जो सबसे पुराना दुश्मन था। तो ये दुश्मनों वाली ये जो रंजिशों वाली जो लड़ाई है, ये रंजिशें यहाँ भी बहुत तेजी से काम कर रही हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि कोई भी गठबंधन इस बात को लेकर के पक्का नहीं है कि बाकी हमारे साथी पार्टियों के वोट हमको ट्रांसफर होने वाले हैं। कोई भी गठबंधन इस बारे में और इसीलिए जो शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उसे टिकट देने में, सीटें उसकी निर्धारित करने में इतने चने चबेने सब चबाने पड़ गए, इतनी मैराथन बैठकें हुई, ये भरोसा तक मांगा गया कि पहले एकनाथ शिंदे ये श्योर कर दे वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे तब हम सीटें दे। नहीं, लेकिन सीटें अंत में उनको देनी पड़ी। हाँ। इस समय जो 13 उनके सांसद उनके साथ थे, वो 13 में से आधे से ज्यादा टिकट कटवा दिए गए। बीजेपी ने जिद करके उनके कैंडिडेटों को टिकट हटा दिए हैं, लिटरली कैंडिडेट बदलने पड़े हैं। कई बार तो वो बीजेपी के डिक्टेटेड कैंडिडेट हैं, वो खाली सिंबल
शिंदे का है, ऐसी स्थिति भी है यहाँ। तो वो एक अलग तरह का गणित है, और शिंदे और अजित पवार कोई बहुत ज्यादा पाए नहीं है बीजेपी के साथ आने में, तो उनके नेताओं में जो निराशा हताशा होगी वो अभी दिखाई पड़ेगी। असल में इतनी ज्यादा भर्ती कर ली गई कि पहले आपने एनसीपी को तोड़ा, पहले आपने शिंदे को तोड़ा, शिवसेना तोड़ ली, उस एनसीपी तोड़ करके अजित पवार को आप ले आए, आपको फिर भी संतोष नहीं हो रहा है तो अब राज ठाकरे को आपने ले लिया। हाँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तो जो आ जाए उसको हाँ, वो जो आ जाए चलिए, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं हो वो पा रहे हैं, आश्वस्ति लेकिन नहीं हो रही है, ठीक है, कि इतना लेकिन करने के बाद भी हम जीत जाएंगे। थोड़ा बाइफरकेट कर दीजिए अनुराग, आप बड़ी गहरी महाराष्ट्र की सियासत को जानते हैं, थोड़ा सा बाइफरकेट करके मुझे ये बता दीजिए कितना एनडीए और कितना सिंपल बात बता दूं, कोई बीजेपी का नेता महाराष्ट्र में छाती ठोक के ये बोल नहीं सकता, मतलब बयानबाजी की बात अलग होती है, कि 41 सीटें जो पिछली बार चुन के आई हैं उतनी सीटें हम चुन के ला रहे हैं। तो फिर तो ये 370 को छोड़ दीजिए, फिर तो 303 को भी मुश्किल है। हम ये तो अगर दक्षिण भारत कुछ नहीं देता है ना, अगर दक्षिण भारत जहां बीजेपी ने इतनी मेहनत की, तमिलनाडु में मेहनत की, केरला में मेहनत की, तो विजय अब मैं लौट कर आती हूं, क्योंकि राजस्थान क्लीन स्वीप आप खारिज कर रहे हैं और कम से कम 5-6 सीटें फंसेंगी, ये भी आप कह रहे हैं, तो फिर वो सपना, ये वो जो नारा 370 का है, उसे कहां देखूं मैं, या दर्शक कहां देखें? नहीं, 370 का नारा तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए दिया गया था, और ये था कि लोग 272 की बात करना बंद कर दें, अब 372 या 400 की बात करें, और उसमें आप सब लोग फंस के रह गए, सब लोग इस पर चर्चा करते रहे। हम नहीं फंस पाए वैसे पर चलिए खैर, ठीक है। लेकिन बीजेपी खुद फंस गई ना। जैसे ही बीजेपी ने 400 का नारा दिया, कांग्रेस ने कह दिया कि भाई 400 इसलिए चाहते हैं क्योंकि संविधान बदलना चाहते हैं,